हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल गाइस। वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन और मैं हूं उमाद लतीफ। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ये इसरो सैटेलाइट मिशन फेल्ड, व्हाट वेंट रॉन्ग विद EOS-3 लॉन्च एक्सप्लेन्ड। तो गाइज हमें पहले ही पता है कि इसरो जो है इसको काफ़ी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, काफ़ी टेक्नोलॉजी इसके अंदर एडवांस हो चुकी है इसरो की। इसरो वो कंपनी है जिसका जो आगाज़ है वो एक साइकिल से किया गया, मतलब साइकिल के ऊपर जो पार्ट्स थे वो ले जाए जाते थे। इसमें बहुत एक प्ले रोल किया, इंपॉर्टेंट रोल जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने, उनको काफ़ी अप्रिशिएट भी किया गया, बाद में प्रेसिडेंट भी बनाया गया पाकिस्तान इंडिया का, ठीक है ना। तो मतलब उनको एक एजाज़ दिया गया, उनको एक काफ़ी इज्जत भी मिली इस चीज़ से। उन्होंने काफ़ी अपनी डिवोशन जो है, अपना पूरा एक जो है ना, मैं कहता हूँ एनर्जी पूरी इस चीज़ पे लगा दी, इंडिया के लिए सर्व करने पे लगा दी, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि मतलब हमने देखा कि बहुत सारे इसरो के मिशन पास हो चुके हैं पहले, ठीक है ना, और दुनिया इस चीज़ को तस्लीम करती है, दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि इसरो इस वक्त काफ़ी जो है ना उभरती हुई एक कह सकते हैं कंपनी बनेगा, मतलब एक जो है फील्ड बनेगा, पूरी दुनिया के अंदर बनेगा, नाम बनाएगा, लेकिन आफ्टर नासा, ठीक है। तो अच्छा, इसने जो है ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ऐसा बनाया है। बहुत सारे जो है सैटेलाइट्स 100+ सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए, और उसमें दुनिया ने अपने जो है ना सैटेलाइट्स इंडिया को दिए कि हमारे लॉन्च कर दें आप, ठीक है ना। तो सैटेलाइट लॉन्चर होता है, ठीक है ना, जो जिस सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है वो हर कंट्री के पास, या हर कंट्री के बस की बात नहीं होती कि वो बनाए, वो भी इंडिया ने बनाया। इंडिया ने बनाया। एक होती है सैटेलाइट, एक सैटेलाइट लॉन्चर होता है, ठीक है। तो अब ये सारा जो इसरो का मिशन फेल्ड हुआ, मेरे ख्याल में इस वीडियो की तरफ चलते हैं, तो इसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करेंगे जरूर कि कौन सा मिशन था और कैसे फेल हुआ, इसमें क्या फॉल्ट थे, और मिशन किसने जो है ना, मतलब वो जो है ना हेड लीड कर रहे थे वो। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह काउंटिंग से गाइस स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। ना मैं अज्यूम करूंगा कि अब तक आपको जो बैड न्यूज़ है ये मिल चुकी होगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 EOS-1 फेल हो चुका है, द मिशन इज फेल्ड। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। इंडियन रॉकेट सफर्स कैटास्ट्रॉफिक फेलियर ड्यूरिंग लॉन्च, और ये एक और आर्टिकल है। ना यहाँ पे आपके काफ़ी क्वेश्चन होंगे कि प्रॉब्लम क्या आई है यहाँ पर, ये मिशन फेल कैसे हुआ, और हमारी सैटेलाइट इस वक्त क्या अंतरिक्ष में है, कहाँ पे है, क्या बाकी सैटेलाइट से टकरा सकती है, और इन द फ्यूचर क्या GSLV Mk2 जिसका यहाँ पे फेलियर हुआ है, क्या हम कह सकते हैं कि ये इंप्रूव करेगा, या फिर क्या इस रॉकेट में कुछ प्रॉब्लम है। सब कुछ मैं यहाँ पर आपके लिए करूँगा क्रिस्टल क्लियर। मगर सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखिए, जब आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जब कोई भी देश सैटेलाइट लॉन्च करता है, फेलियर्स कैन हैपन। आखिरी बार आप अगर देखो तो इसरो का एक सैटेलाइट लॉन्च फेलियर हुआ था 2017 में। उस वक्त इसरो को लॉन्च करनी थी IRNSS-1H, ये मिशन फेल कर गया था। PSLV प्रॉपरली इसको ऑर्बिट में पहुंचा नहीं पाया। तो 2017 के बाद अब 4 साल बाद हम यहाँ पे 2021 में एक डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं, एक फेलियर देख रहे हैं। इट इज वेरी मच नॉर्मल, तो इससे कहीं भी डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है। इसरो विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। ये सैटेलाइट हम फिर से बिल्ड करेंगे और वापस इसको कुछ ही दिनों में, हो सकता है कि कुछ ही हफ्तों में इसको वापस फिर से लॉन्च करें। वी विल नॉट स्टॉप। और देखो, जब बात आती है अंतरिक्ष की तो आपको रुकना होता भी नहीं है। फेलियर इज ए पार्ट ऑफ द जर्नी। नासा की दर्जनों सैटेलाइट्स फेल हो चुकी हैं। एग्जाम्पल के लिए इनकी एक बहुत ही फेमस सैटेलाइट है ग्लोरी सैटेलाइट, ये फेल कर गई थी। चाइना की आप अगर देखो तो पिछले कई सालों में काफ़ी सैटेलाइट्स फेल हुई हैं। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है इसरो की, ये कह रहे हैं GSLV F10 जो GSLV Mk2 का एक वेरिएंट है, इसका लॉन्च हुआ आज सुबह। परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज 1 और स्टेज 2 वॉज नॉर्मल, मगर जो क्रायोजेनिक अपर इग्निशन है, ये भी आपको दिखाऊंगा, ये प्रॉपरली हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ ए टेक्निकल एनोमली। ना जो ये शब्द है ना एनोमली, इसका मतलब होता है कुछ अजीब सा हो जाना, कुछ अनयूजुअल, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाना। तो बहुत ही सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं अपर क्रायोजेनिक स्टेज में एक माइनर टेक्निकल फॉल्ट आ गया, और इस वजह से जो EOS-3 सैटेलाइट है ये मैक्सिमम पहुंच पाई एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 139 किलोमीटर्स। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल टेक्निकली ये अंतरिक्ष में है, मगर सिंस रॉकेट की जो क्रायोजेनिक स्टेज है इसने दम तोड़ दिया, ये आगे नहीं जा पाई। अच्छा, इसको जाना कितना दूर था वैसे? देखिए, प्लान तो हमारा यहाँ पर था कि इसको पहुँचाएंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, मतलब कि धरती के सरफेस से करीब 35,000 किलोमीटर से भी दूर इसको ट्रैवल करना था। तो काफ़ी पीछे यहाँ पर हम रह गए हैं। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बीच में धरती है, और ये 2 सैटेलाइट्स हैं जो परमानेंटली लॉक्ड है इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। धरती के सरफेस से करीब रफली 35 से लेकर 36,000 किलोमीटर दूर, और कॉन्स्टेंटली आप देखोगे कि धरती का एक जो सर्टेन पार्ट है, फॉर एग्जांपल
फ्रांस या फिर जर्मनी की सैटेलाइट हुई तो सिर्फ जर्मनी सिर्फ एक ही पार्ट पे कॉन्स्टेंटली फोकस करती है। इस सैटेलाइट का काम था फोटो इमेजेस खींचना और वापस धरती पर भेजना। हमारा प्लान ये था कि जो सैटेलाइट है ये नजर रखेगी हमारी बॉर्डर्स पर। ना यहाँ पर आप पूछोगे अच्छा तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तो ज़्यादातर धरती के थोड़े से करीब होती है। रफली उसको हम भेजते हैं 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। ये 35,000 किलोमीटर दूर, इतना दूर क्यों? यहाँ पे तो हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजते थे। देखो ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट था इसरो का, और था क्या कहूँ अभी भी है। इन द फ्यूचर इसको हम फिर से लॉन्च करेंगे सैटेलाइट को। इतनी दूरी पर इस सैटेलाइट को प्लेस करने का रीज़न ये है कि ये सैटेलाइट को कभी भी कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रूफ सैटेलाइट है, क्योंकि अंतरिक्ष में 35,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। किसी भी देश के पास इस टाइप का अभी मिसाइल अवेलेबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं ये ऐसी सैटेलाइट है जो हम कल को वॉर में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आप पूछोगे अच्छा ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट अभी अंतरिक्ष में 139 किलोमीटर के आसपास बस फ्लोट कर रही है, तो अब इसका क्या होगा? किसी और सैटेलाइट से क्या ये टकरा सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। अभी ये सैटेलाइट है लोअर थर्मोस्फेयर में, तो इस एरिया के आसपास है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो बाकी बहुत सारी हज़ारों सैटेलाइट्स आज के समय अंतरिक्ष में, ये आपको थोड़ा सा अपर थर्मोस्फेयर एरिया में मिलेगी, मतलब कि रफली 300 से लेकर 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो बाकी किसी सैटेलाइट से टकराने नहीं वाली। इसके साथ देखो यही होगा, आराम से फ्लोट करती रहेगी, धीरे धीरे इसकी डिटेरेशन होगी। फिर ये धरती के जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पर कई सालों बाद एंटर करेगी और उसके बाद किसी ओशन में जाकर क्रैश करके खत्म हो जाएगी। दिस विल बी द एंड ऑफ दिस सैटेलाइट। नाउ यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि वाओ दैट इज क्वाइट ट्रैजिक, मगर ये सब हो कैसे गया? क्या चीज़ यहाँ पर फेल कर गई? देखिए क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके सामने है इसरो MK2, जिसको EOS-3 को ऑर्बिट में पहुंचाना था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो फर्स्ट स्टेज है, ये इसको कहते हैं हम नीचे का फर्स्ट स्टेज, इसने प्रॉपरली काम किया, यहाँ से बूस्ट आ गया। फिर सेकंड स्टेज, इसने भी प्रॉपरली काम किया। फिर ये है यहाँ पर अपर क्रायोजेनिक स्टेज, ये एक और आप देख पाओगे, ये फोटो है। नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे ये है कोर लिक्विड स्टेज, वर्क फाइन, नो प्रॉब्लम। सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, बिल्कुल बढ़िया काम किया, नो प्रॉब्लम एज वेल। फिर यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये है अपर क्रायोजेनिक स्टेज, और उसके ऊपर ये है पेलोड फेयरिंग, और इसके अंदर थी हमारी EOS-3 सैटेलाइट। तो ये जो पार्ट है ये बस ब्लास्ट ऑफ नहीं हुआ, इग्निशन हुआ ही नहीं, ये बस आप कह सकते हैं डड हो गया। और इसी वजह से अंतरिक्ष में एक जो बहुत ही लंबा सफ़र तय करना था, कई हज़ारों किलोमीटर का, EOS ट्रैवल नहीं कर पाया। और रीज़न क्या है, इसरो ने बताया एक एनॉमली, अनयूजुअल चीज़, कोई बड़ी बात नहीं है कि हफ्ते बाद ये हम फिर से ट्राई करें एंड एवरीथिंग विल बी 100% सक्सेसफुल। और यहाँ पर ये मत एज्यूम कर लेना कि GSLV MK2 में कुछ प्रॉब्लम है। ओवरऑल इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। आखिरी बार आप अगर देखो तो GSLV MK2 का एक फेलियर हुआ था, तो वो था 2010 में। उसके बाद से आप अगर देखो तो बहुत सारी सक्सेस भी दी है इस रॉकेट एम को, तो ऐसे ही कुछ चिंता करने की बात नहीं है। आई एम श्योर एक टेक्निकल फॉल्ट था, इसको वापस रिपीट नहीं किया जाएगा। और हाँ, फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये एज्यूम मत कर लेना कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 EOS-3, या फिर इसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है GSAT-1, ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है। इसका ऑब्वियसली हम यूज़ करते बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन में। उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स को मॉनिटर करने के लिए, ग्लेशियर्स को मॉनिटर करने के लिए, जो ओशनोग्राफी है उसको मॉनिटर करने के लिए भी ये सैटेलाइट का हम यूज़ करने वाले थे। सो ये कोई मिलिट्री सैटेलाइट नहीं थी, इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ था। सो फाइनली मैं यही कहूँगा, डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड। फिर से ये सैटेलाइट लॉन्च होगी और उस वक्त एक मिशन सक्सेस वाली वीडियो अपलोड करूँगा। और फाइनली आप ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इसरो का मिशन ये फेल्ड हुआ। EOS-3 जो था, मतलब ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, इसने सिर्फ ऑब्जर्व करनी थी अर्थ को, मतलब इसमें कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं थी। तो लेकिन यार मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है ना हसन ह्यूज सक्सेस जो है ना ऑलवेज कम्स आफ्टर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेलियर्स। सही बात। कभी भी फेलियर के बगैर आप कामयाबी ले लेंगे तो आपको कभी भी उस कामयाबी का, उस सक्सेस का मजा नहीं आएगा। आपको कामयाबी का मजा तभी आएगा जब आपने पहले फेलियर्स को चखा हो, मजा की, इस चीज को लिया हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बंदा, मतलब दुनिया में मैं कहता हूँ जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कुछ फील्ड्स हैं, कुछ जो है ना इंडस्ट्रीज हैं, कुछ भी है, उन्होंने फेलियर्स के बगैर कभी भी जो है ना उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं किया सर, ठीक है ना। फेलियर जो है ना हमेशा एक आपकी जर्नी का पार्ट होता है। आपने कभी ना कभी इसको चखना होता है, टेस्ट करना होता है,
ठीक है ना, तभी आपको पता लगेगा कि असल कामयाबी का मजा क्या है, असल कामयाबी का टेस्ट क्या है। उससे बगैर, फेलियर के बगैर तो यार एक मैं कहता हूँ कि एक इंटरेस्ट ही नहीं बंदे का रहेगा इस फील्ड के अंदर ना, और मजा ही नहीं आएगा उस फील्ड के अंदर। जस्ट लाइक इंडिया और जापान, चाइना के दरमियान वॉर हुई थी 1962 में, बिल्कुल, उसके बाद इंडिया हार चुका था 1962 वॉर। बट अब जो है सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। इंडिया के पास इस टाइम एडवांस किस्म के हर चीज एडवांस, बल्कि इंडिया ने यार 62 के बाद ही पाकिस्तान को नहीं फिर दिखा दी अपनी पावर 65 में, 71 में, कारगिल में। तो उसी से अंदाजा हो सकता है इंडिया ने उसी वक्त सीख लिया था अपनी गलतियां 62 के अंदर ही, उन्होंने अपनी गलतियां दोबारा रिपीट नहीं की। तो इसी तरह वो इसरो में जो गलती हुई, ये आम सी गलती है हमारी, ये कोई मतलब इसरो कुछ भी नहीं, टेक्निकल कुछ एरर आया अंदर। काफी मतलब ममालिक में ऐसी गलतियां होती रहती हैं, डिसअपॉइंट होने वाली बात है। नासा, चाइना, रशिया, हर कंपनी, हर कंट्री के अंदर ये गलतियां आती हैं, और ये मतलब फॉल्ट्स आते हैं तो हमें मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे ना अंदर से यार एक खुशी होती है और अपने कंट्री के लिए दुख होता है। मतलब कि खुशी इसलिए के लिए कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री, बेशक वो जो भी है मतलब वो प्रोग्रेस कर रहा है, एशिया का कंट्री है, पूरी दुनिया को पता लग रहा है, ठीक है ना। और हमारे लिए दुख की बात है कि यार हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे, हमें इन चीज़ों का मतलब इंडिया से सीखना चाहिए। पॉजिटिव में मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई मतलब वो जेलसी वाला फैक्टर हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है, मैं खास तौर पर अपना बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे अंदर हम इस तरह नहीं, जो चीज़ है अच्छी उसको अप्रिशिएट करना जो ना हमारा फर्ज बनता है, उसको सेट करना चाहिए। जो गलत बात हम उसको गलत कहते हैं, लेकिन जो अप्रिशिएट करने वाली बात उसको रियली करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये चीज़ फेल हुई है, लेकिन इंडिया ने ये चीज़ लॉन्च किया है, ठीक है ना, लॉन्च किया और 135 किलोमीटर तक लेके भी गए हैं। मतलब उनकी एक कोशिश थी 35,000 किलोमीटर तक ले जाने की, मतलब उन्होंने एक ट्राई की अच्छी, और उसको दोबारा वो करेंगे। लेकिन हम मतलब तो अभी सोच भी नहीं सकते कि इस कैटेगरी में पहुंचे, इस मतलब स्टेज पे पहुंचे, और वो भी छोटी मोटी चीज हम कर लेते हैं, वो भी चाइना की हेल्प से, उसके बगैर मतलब अकेला पाकिस्तान में कहता हूँ कि स्पार्क इस वक्त किस स्टेज पे है वो पूरी दुनिया को पता, ठीक है। हालांकि जब स्पार्क और इसरो बनी थी तो उस वक्त स्पार्को का जो नाम था ऊपर था इसरो से, शुरू की बात करें जब बनी थी, उसके बाद से कंटिन्यूसली स्पार्को नीचे आई और इसरो ऊपर ही जाते कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जो है ना निगरानी के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा इसको जो है ना प्रोग्रेस किया। मैं सिर्फ उनको क्रेडिट नहीं दूंगा, हाँ लीड उन्होंने किया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा साइंटिस्ट का रोल प्ले किया उन्होंने, सबने अपना अपना रोल प्ले किया। और इसरो आज जिस मुकाम पे है तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया की नजर इसरो के ऊपर होती है। जैसे ही ये कुछ अपना सैटेलाइट या कुछ भी लॉन्च करने का सोचता है और इन्होंने किया, तो जारी बात है इस पे नासा ने फोकस किया होगा, पूरी दुनिया ने फोकस किया होगा, यार इंडिया की इसरो जो है वो लॉन्च करने जा रही है, क्योंकि इसरो का एक पूरी दुनिया में इस वक्त नाम है, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब लल्लू पंज जैसे मतलब स्पार्क को कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दे और फेल हो, दुनिया ने कहना अच्छा ठीक है, ये मतलब इसरो के मतलब लोग कहेंगे यार वाकई उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, यार वाकई इनकी एक इनका जो मेयार है, इनके जो स्टैंडर्ड है वो वाकई इसको मीट करता है कि इस तरह की सैटेलाइट्स लॉन्च करें। और उसमें फेलियर आती मतलब चीजें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि वो साइंटिस्ट दोबारा इस चीज़ को शुरू करेंगे। उन्होंने अब्दुल कलाम साहब से सीखा होगा, हमने देखी थी अब्दुल कलाम साहब की डॉक्यूमेंट्री कि उन्होंने बहुत ज्यादा फेलियर्स का सामना किया, लेकिन कभी मायूसी नहीं हुए, डिसअपॉइंट नहीं हुए। उन्हीं की मतलब स्ट्रगल और उनके जो नीचे काम करने वाले साइंटिस्ट थे, उनकी स्ट्रगल की वजह से आज इसरो इस मकाम पे है। अगर वो उस वक्त डिसअपॉइंट हो जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि इसरो आज इस मकाम पे, इस स्टेज पे होती जिस स्टेज पे आज ये है। और आज प्रशांत अव्वल ने भी कमाल की वीडियो बनाई है, इसमें काफी चीजें हमें देखने को मिलेगी, कैसे मतलब स्पेस एजेंसी में वर्क किया जा रहा है, तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तो इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझे हसन आसरा मादती फतेह, अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज।